गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू तेजस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने अपने फॉर्म को डाल दिया है या नहीं, और आप लोग अपने प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें क्योंकि अब हमारे पास टाइम काफ़ी कम बचा है और डेट भी रिलीज़ हो चुका है। दिसंबर 6 से 22 दिसंबर तक हमारा लास्ट एग्ज़ाम का डेट है। तो इसी बीच मुझे जैसा कि एज्यूम किया जा सकता है अभी तक कि जितने ज्योग्राफी के पेपर हुए हैं उसके हिसाब से, तो जैसा 15 टू 20 दिसंबर के बीच हमारा ज्योग्राफी का पेपर होने के चांसेस पूरे हैं। तो आप लोग के पास अभी हम कह सकते हैं कि 2 मंथ्स हैं, तो यानी कि 60 टू 65 डेज़ हमारे पास हैं। तो इस 60 टू 65 डेज़ में आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छा से अच्छा कीजिए। जितने भी थ्योरीज आप पढ़ सकते हैं और जो आपने पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिवीज़न कीजिए और कुछ नए टॉपिक्स की ओर मत बढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। पेपर 1 को भी ध्यान में रखिए, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ हमारा जो यूनिट 4 है, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। उसके जो क्वेश्चंस आए थे जून 2023 के पेपर में, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी आज उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करती हूँ आज का क्लास। हमारा यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन, पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियान्वयन आधारित है। यानी जो इकोसिस्टम का फंक्शन होता है वो इनमें से किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, उस सेलेक्ट करके उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसको आपको चूज़ करना है। तो गाइस क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन, यानी कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियान्वयन किस पर आधारित है। ए है हमारा एनर्जी फ्लो, बी न्यूट्रिएंट साइकिल्स, सी बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, डी हमारा टाइडल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद ही हम इस बात को जान पाएंगे कि आखिर इकोसिस्टम का फंक्शन जो है वो किन बातों पर डिपेंड होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम जो है हमारा वो एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में, वो हमारा बन जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कई टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्यूटिक इकोसिस्टम। तो इस तरह से वो जो एक पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो एरिया हो जाता है हमारा इकोसिस्टम। अब है कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो इकोसिस्टम का फंक्शन होता है जिसमें जो फ्लक्सेस होते हैं यानी कि प्रवाह। इकोसिस्टम का फंक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, इन सब चीज़ों का प्रवाह होता है। ये देखिए हम लोग देख सकते हैं, ecosystem functions can be defined the ecological process that control the fluxes of energy, nutrients and organic matter through an environment। यानी कि इकोसिस्टम फंक्शन पारिस्थितिकी क्रियान्वयन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारा जो पोषक तत्व है, ऊर्जा है, ऑर्गेनिक मैटर है, इन सब चीज़ों का फ्लो होता है। तो हम देख रहे हैं हमारा डेफिनेशन ही बता रहा है कि इकोसिस्टम किस पर डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों का फ्लो हो रहा है उसमें इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, उसके थ्रू ही काम करेगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें एनर्जी फ्लो क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है,
है ना। बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है, हम सब चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। तो हम देख लिए कि हमारा जो इकोसिस्टम का फंक्शन है वो एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल और प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, ए बी सी। तो ए बी सी आ रहा है हमारा ऑप्शन 4 में। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। कोई भी इकोसिस्टम का जो फंक्शन होगा वो कि एनर्जी कितना फ्लो हो रहा है उस इकोसिस्टम में, उसी के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम चलेगा। और जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट यानी कि जो जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, जो भी हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रिएंट के रूप में लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रहण करते हैं, है ना। तो वो हो गया। बायो जियो केमिकल साइकिल भी न्यूट्रिएंट साइकिल ही है। और टाइडल एनर्जी का इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो इकोसिस्टम उस पर डिपेंड नहीं हो सकता, ये उसका एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं एक एक करके सब चीज़ों को जान लेते हैं। एनर्जी फ्लो क्या होता है, तो एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट। देखो जैसे कि कोई प्लांट है, सपोज दैट दिस इज अ प्लांट, ये क्या करेगा, एनर्जी को सनलाइट के रूप में सन से लेगा और फिर जो प्लांट किस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये ले रहा है एनर्जी को और उसको क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहा है। कैसे, फूड चेन या फूड वेब की तरह। हम लोग प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स भी जो हैं वो भी प्लांट के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। कैसे, तो वो जिस एनिमल को खा रहे हैं वो तो आखिर प्लांट पे ही डिपेंड है। तो इस तरह से फूड चेन और फूड वेब की तरह जो है इसका एनर्जी क्या है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारा एनर्जी फ्लो चल रहा है। ये हो गया हमारा एनर्जी फ्लो। इसको मैं बताऊंगी आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू भी कि एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है। फिर है हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या करता है, ये बताता है कि जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट से, यानी जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उससे कैसे वो चला जाता है कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और फिर वापस से वो कैसे वहाँ से फिर से हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो ये जो साइक्लिक प्रक्रिया होती है फिजिकल इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाना और फिर वापस से उसी इन्वायरमेंट में रिटर्न आना, तो इसी को बोला जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे हम लोगों ने पेड़ जो है मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद वो क्या करता है, अपना फूड बनाया और उसके फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी वो आया उसका कार्बन, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना एनिमल्स हैं उनमें भी आया, और फिर वो जो डेड हो जाते हैं तो उनके बॉडी से वो डिकम्पोज होके रिलीज़ होता है। तो इस तरह से भी वापस वो चला जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट में। फिर हमारे द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है, हम जिसमें एक CO2 रिलीज़ करते हैं, वो भी इन्वायरमेंट में जाता है। तो इस तरह से जो फिजिकल इन्वायरमेंट से लिया गया वो वापस ही फिजिकल इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया गया। तो इस तरह से क्या है, एक न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता रहता है। तो यही है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसमें कई तरह के साइकिल होते हैं, जैसे हमारा कार्बन का साइकिल, नाइट्रोजन का साइकिल, फॉस्फोरस का साइकिल, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं। आगे हम देख लेते हैं हमारा बायोजियो केमिकल साइकिल क्या है। तो बायोजियो केमिकल साइकिल भी वही है जिसमें जो हमारे इसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ सरफेस, बॉडीज ऑफ वाटर या एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, उनका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब वो पहले किसी और फॉर्म में होते हैं, फिर चेंज होकर उनका फॉर्म चेंज होता है, फिर चेंज होकर के वापस वो फिर उसी फॉर्म में चले आते हैं। तो वही हो जाता है हमारा बायोजियो केमिकल साइकिल। तो इसमें हमारा वही नाइट्रोजन का साइकिल, कार्बन का साइकिल, फास्फोरस और ये सब साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल का 5 प्रोसेस होता है।
ये 5 प्रोसेस में अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका अमोनिफिकेशन और नाइट्रेशन, इस तरह से ये 5 स्टेज में अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। और फिर ये जो है हमारा टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी हम लोग जानते ही है कि ये क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, सोर्स है। ये देखिए, ये हमारा है एनर्जी पिरामिड, वही जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन था। इसमें एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, देख लीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। जैसे कि ये देखिए, सन के एनर्जी को लिया जा रहा है, ये है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स। ये ले रहे हैं सन से 100% एनर्जी को, 100% एनर्जी ये ले रहे हैं। लेकिन जब ये उस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद, जब इनसे जो ये जो इस पर डिपेंड है, ये जब इसको ग्रहण करेंगे तो ये इसका सिर्फ 10% एनर्जी ही इनको मिलेगा। 100% का सिर्फ 10% मिलेगा, बाकी का एनर्जी क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एनर्जी क्या हो गया, 90% लॉस्ट हो गया। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम किए सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इसका 10% हो गया, इनका 1%, इनको मिलेगा सिर्फ 1% एनर्जी। फिर इसको मिलेगा 0.1% और इसको 0.01%। इस तरह से एनर्जी क्या है, लॉस्ट हो जाएगा। ये लिंडमैन का रूल है 10%, ठीक है, लिंडमैन 10% रूल, जिसमें क्या होता है, एनर्जी जैसे ही ट्रॉफिक लेवल क्या है, अपर लेवल पर बढ़ता जाता है, एनर्जी क्या है, 10% के रूप में ट्रांसफर होती जा रही है। हम जो एनर्जी लेंगे, प्रोड्यूसर जो एनर्जी दे रहे हैं, उसका सिर्फ 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उसका 10%, और इस तरह से ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है। जो सबसे ऊपर होते हैं इसको बोला जाता है एपेक्स प्रीडेटर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल कंज्यूमर, ये हो गए एपेक्स प्रीडेटर। अब जो है ये डीकम्पोजर क्या करेंगे, जिससे इस सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो इन सब को डीकम्पोजर समझते हैं ना, वो फंगी, ये सब जो होता है, जो मरे कीटाणु जीवाणु जो होते हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतु पर लगते हैं, सराते गलाते हैं, तो इन सब पर लगेंगे डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर को सबसे एनर्जी मिल सकता है, किसी से भी वो एनर्जी ले सकते हैं। और वापस ये क्या करेंगे, इनमें जो केमिकल था, जो न्यूट्रिएंट था, उस सब को गला करके ये वापस क्या करते हैं, सॉइल में मिला देते हैं, और सॉइल से वापस प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करता है, उन केमिकल को ले लेता है। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो हो रहा है और हमारा न्यूट्रिएंट का साइकिल भी चल रहा है ना। इसके अलावा और हम देखेंगे एक चीज, ये देखिए, ये हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल किस तरह से चल रहा है। ये देखिए, सनलाइट के थ्रू CO2 को लिया गया है ना, ये फोटोसिंथेसिस किया, और फिर उससे जो है हमारा ये डीके ऑर्गेनिज्म, ये है हमारा डीके ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म है ना, जो मरे हुए जीव जंतु हैं। और इसमें से क्या होता है, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें होती है हमारी जो फॉसिल फ्यूल में चली जाती है। तो उस फॉसिल फ्यूल्स जब जैसे जैसे वो क्या होता है, डिप्रेस्ड होता जाता है, वो फॉसिल फ्यूल के रूप में फॉर्म होता जाता है। और फिर यहाँ डीकम्पोजर अपना वर्क करते हैं और ये सॉइल में इसको रिलीज कर देते हैं, और यहाँ से फिर से ये प्लांट क्या करता है, इसको ले लेता है। और हम जो फैक्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्री चलती है, इससे भी इमिशन होता है हमारा CO2 का। एनिमल रिस्पिरेशन, हम लोगों के रेस्पिरेशन से होता है। तो इस तरह से जो है CO2 इन सब फॉर्म में जो है वापस फिजिकल इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो इस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल चलता है। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बायोजियोकेमिकल साइकिल से दे दे या एनर्जी फ्लो से दे दे, तो आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ है हमारा
टर्मोलॉजी और दूसरी तरफ है हमारा रिलेटेड एस्पेक्ट्स, यानी कि ये हमारे साइकिल्स हैं एनर्जी। देखिए एक ही पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आया है, वो वाला भी और ये वाला भी। अगर जिस तरह मैंने वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो वो एक्सप्लेन करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कौन सा किसके साथ मैच कर सकता है। देखिए इसमें है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, बायोमास, फूड चेन। तो बायो जियो केमिकल साइकिल मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की हूँ। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल होता है ये, जिसमें न्यूट्रिएंट क्या होती है, इसमें न्यूट्रिएंट का ही ना साइकिल होता रहता है बायो जियो केमिकल साइकिल में। तो A का 2, तो A का 2 बस यही है, तो उस हिसाब से आंसर तो ये बन रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। अब है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर है हमारा बायोमास, तो बायोमास हो जाता है हमारा इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। फिर है हमारा फूड चेन, तो फूड चेन हो जाएगा हमारा ट्रॉफिक पिरामिड। मैंने अभी अभी बताया, तो A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया सही आंसर, ये सब नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे। देखिए बायो जियो केमिकल साइकिल अभी हम लोग देखे हैं, इसमें कि क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट का साइकिल इन्वॉल्व होता है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कि इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी का फंक्शन जो है कंट्रीब्यूट होता है। जैसे कि कार्बन साइकिल अभी मैंने आप लोगों को बताया, कार्बन साइकिल क्या करता है, एब्जॉर्ब किया कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के रूप में, और फिर कार्बन जो है एनिमल में ट्रांसफर हुआ फूड चेन के द्वारा, और जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज किया जाता है और कार्बन फिर से जो है इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। किसके द्वारा, फॉसिलाइजेशन के द्वारा, वही जो मिट्टी में डिकम्पोजर मिला देते हैं, है ना, तो वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट में फिर से आ गया। तो यही है हमारा क्या, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन एक न्यूट्रिएंट ही है, उसका ही साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है इसमें, तो इसीलिए क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है। दूसरा है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी देखो, अब इसमें आ रहा है कि द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लो ऑफ एनर्जी तो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना। तो इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। वो जो एनर्जी है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसे ना हम बना सकते हैं और ना ही हम मिटा सकते हैं। बात भी सच है ना। तो वही है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी को हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लांट ने एनर्जी को लाइट एनर्जी के रूप में लिया और उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में जो है चेंज कर दिया। सन से लिया ना लाइट और फिर उसको क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ये देखिए सिमिलरली एनर्जी enters the ecosystem primarily in the form of sunlight which is captured by plants through photosynthesis and converted into chemical energy, है ना।
और द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो ए यूनिडायरेक्शनल पाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल, नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशा में ही चलेगा, कभी भी दोनों दिशा में जो है एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, वो प्रोड्यूसर से होता हुआ ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इस तरह के स्टेटमेंट पूछे गए हैं। फिर है हमारा बायोमास। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो टोटल मास होता है उसी को हम कहते हैं बायोमास। बायोमास दो तरह से होता है, नंबर के रूप में भी हो सकता है और वेट के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि हम वेट से देखते हैं, जैसे हमारा इसमें देख लेते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बायोमास की अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए ये हो गया मान लीजिए प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर हो जाएगा हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, वेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका वेट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। फिर इससे कम होगा इसका वेट, इससे कम हो जाएगा इसका वेट और इससे कम हो जाएगा इसका वेट। इसी फॉर्म में मैंने इस पिरामिड को बनाया है। तो ये जो है इसको बोला जाएगा कैसा पिरामिड? ये यूनिडायरेक्शनल, ये एक दिशीय है ना। और ये क्या है, धीरे जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसमें हमारा बायोमास क्या हो रहा है? इसका श्रिंक कर रहा है। और एक होता है हमारा इन्वर्टेड वाला भी। इन्वर्टेड वाला में क्या होगा कि वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, मतलब कि उसका घटते जाएगा, ये चाहे नंबर में हो या वेट में हो। तो इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम का, टेरेस्ट्रियल का अलग और एक्यूटिक का अलग इकोसिस्टम का, वो वेट के हिसाब से और बायोमास के हिसाब से हमारा जो है पिरामिड बनता है। बायोमास पिरामिड से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड किस में बनता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड जो होता है वो बनता है हमारा एक्यूटिक इकोसिस्टम में, वेट वाला, नंबर वाला नहीं, वेट वाला। कैसे? तो इसमें क्योंकि जो सबसे ऊपर होता है, जैसे इसमें होगा प्लैंकटन, एक्यूटिक इकोसिस्टम में प्लैंकटन से स्टार्ट होगा, फिर होगी स्मॉल फिशेज जो इस प्लैंकटन को खाएंगी, उससे बड़ी फिशेज और सबसे लार्ज फिशेज हो जाएगी जैसे कि शार्क, वेल, है ना। तो इनका वेट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए ये वेट क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये पिरामिड क्या है? उल्टा बन रहा है। तो ये हो गया इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, वेट बायोमास पिरामिड। तो ये किस में फॉर्म हो रहा है? एक्यूटिक इकोसिस्टम में, ध्यान रखिएगा, या मरीन इकोसिस्टम में। फिर है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों का ट्रांसफर होता है, लेकिन एक लीनियर वे में, एक लाइन से चलता है। इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इस तरह से एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। सपोज दैट ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक या ईगल ने खाया। तो इस तरह से जो एक चलता है, चेन होता है कंप्लीटली, वही होता है हमारा फूड चेन। ये देखिए हमारा फूड चेन का एग्जाम्पल है। ये देखिए ये ग्रास है जो कि सन से अपना एनर्जी लिया और फिर इसको ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग से स्नेक, स्नेक को हॉक ने खाया और फिर इसको डिकम्पोज करके वापस से जो है सॉइल में मिला दिया गया। तो इस तरह से ये फूड चेन जो है चलता है। अब है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर।
द टर्म डी मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए ये डी मैन्युफैक्चरिंग ही लिखा गया है एग्जाम में, इसका हिंदी शब्द नहीं दिया गया एग्जाम में, तो आप लोगों को इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखने ही रखने होंगे। देखिए कि क्या होगा, डी मैन्युफैक्चरिंग शब्द किससे संबंधित है। आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है हमारा पोस्ट ग्लोबलाइजेशन यानी उत्तर वैश्वीकरण, फाइनेंशियल डेफिसिट वित्तीय घाटा, डिसेंबली एंड रिसाइकलिंग अलग करना और पुनर्चक्रण, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन लघु उद्योग पतन। देखिए नाम ही है इसका डी मैन्युफैक्चरिंग, डी मैन्युफैक्चरिंग, तो डी मतलब हुआ दोबारा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, यानी किसी चीज को दोबारा बनाना। तो रिसाइकलिंग में हम यही काम न कर रहे हैं, रिसाइकलिंग में हम यही ना करते हैं। डिसेंबली यानी कि उस चीज़ों को अलग करना, यानी कि जो कोई प्रोडक्ट है उसमें से जो यूज़ करने लायक या रिसाइकल होने वाला प्रोडक्ट है उसको हम अलग करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग करते हैं। इस तरह से उसको अलग करके हम फिर उसका क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, वही है हमारा डी मैन्युफैक्चरिंग। चलिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, डिसेंबली एंड रिसाइकलिंग। Demanufacturing is a process of recycling that involves the dismantling or disassembly of an item to gain the maximum amount of recyclable materials. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को अलग करके और उसमें से हम चीज़ों को फिर से रिसाइकल करते हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है यूटिलाइज कर सकें। It is a process where a product after extensive uses often at the end of its lifespan is disassembled into components. The components are classified as to functionality and components suitable for reuse are again to return to a product for reuse. कहने का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका जब एक्सटेंसिव तौर पर यूज हो चुका है या उसका जीवन काल अब खत्म हो चुका है, तब उसको क्या कहता है, उसके प्रोडक्ट उसके जितने कंपोनेंट उनको अलग अलग किया जाता है और उसमें से कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको फिर से रीयूज किया जा सकता है उसको अलग किया जाता है, और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको फिर से क्या करना है, यूज़ करने लायक नहीं है तो उसको फिर से क्या करना है, रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है। तो इस तरह से क्लासीफाई करके हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फिर से यूज़ में लाते हैं। तो यही कहलाता है हमारा डी मैन्युफैक्चरिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे कुछ वर्ल्ड लेवल पर हुए हुए कुछ क्या है, नेशनल जो पॉलिसीज आती है हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो ये इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि कौन सी पॉलिसी जो है कब आई या कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा सबमिट कब हुआ, तो डेट वाइज सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, इस तरह से हमें जो है इसको अरेंज करना है। ये देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने है।
देखिए इसमें एक है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये हुआ था हमारा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर है हमारा बी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पृथ्वी सम्मेलन, ये हमारा हुआ था 1992 में 1992 में हुआ था। फिर है हमारा सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, ये हुआ था हमारा 2002 में। और फिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21, तो ये हुआ है हमारा 2015 में। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे अगर, तो पहले हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा हमारा बी, फिर हमारा सी और फिर हमारा ए, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया इसका सही आंसर। अब एक एक करके हम इन चारों के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है कि अब इससे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ये देखिए, ये है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि सबसे बाद में लेटेस्ट है, हमारा 2015 में हुआ है। ये 21st एनुअल मीटिंग है किसका, UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हर साल अपना एक एनुअल मीटिंग करवाता है। उसका 21वां मीटिंग हुआ था 2015 में, ठीक है, जिसमें कि जो पेरिस में कंप्लीट हुआ था, उसमें एक एग्रीमेंट बना था, ग्लोबल कमिटमेंट टू कॉम्बैट टू क्लाइमेट चेंज। इसी पार्टी को हम लोग जो है COP21 के नाम से जानते हैं, इसको पेरिस समिट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग लिख लेंगे। फिर है हमारा अर्थ समिट। अर्थ समिट बहुत ही फेमस हुआ था। ये पहला एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें वर्ल्ड लेवल पर जो है सब इकट्ठा होकर के जो हमारे अर्थ के प्रोटेक्शन के बारे में बातें किए थे। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, UNCED, ठीक है। कभी कभी अर्थ समिट की जगह UNCED भी लिख देता है। इसी को हम अर्थ समिट कहते हैं, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसको कभी कभी रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो 1972 में पहला स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन, ये उसी का 20 मतलब उसी के 20 साल के बाद जो उसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, उसी पर जो रियो डी जेनेरियो में सब इकट्ठा हुए थे और 179 कंट्रीज के जो है मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उन्होंने फोकस दिया था किस पर, कि ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, हमें उससे हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना है, इन बातों पर चर्चा हुई थी। और इसने कई अचीवमेंट जो है हासिल किए थे, जिसमें कि हमारा जो है रियो डिक्लेरेशन भी है एक, ये सब लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से क्या चीज़ है जो UNCED से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा रियो डिक्लेरेशन था, जिसमें 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को रखा गया था। फिर था हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसका अब हर साल एनुअल मीटिंग की जाती है। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसके अचीवमेंट्स थे जो इस कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों ये जो है बाहर एक डॉक्यूमेंट के रूप में बाहर आया। द अर्थ समिट ऑल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि इस कमीशन ने क्या किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन जो है फॉर्म किया था। यही एक समिट था जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं हम आगे। हमारा जो है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या था, तो ये उसी का जो रियो डी जेनेरियो में 1992 को हुआ, उसी का ये 10th एनिवर्सरी था 2002 में, है ना।
तो इसको इसलिए रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था हमारा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रियो प्लस 10, क्योंकि जो 1992 में हुआ उसके ठीक 10 साल के बाद ये हुआ है 2002 में, है ना। ये उसी अर्थ समिट का था जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी कि हमें किन लक्ष्यों को रखना है सतत विकास के लिए। फिर है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेकर के ये जो है पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात की गई थी। ये हमारा हुआ था 1987 में। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसमें हमारा जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, देखिए ओजोन 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे अर्थ सरफेस पर होता है और एक हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होता है। जो अर्थ सरफेस पे होता है वो तो हार्मफुल है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। ये क्या करता है? ये पृथ्वी को जो सूरज की यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरणें जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या करता है? हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो इसके प्रोटेक्शन को लेकर के बात की गई थी कि जो भी सब्सटेंस है जो इसका डिप्लेशन कर रहे हैं, उन सब्सटेंस के यूजेस को हमें क्या करना है? जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करनी है ताकि हमारा ओजोन जो है वो बचा रहे। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस किया गया था उसी को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ODS शॉर्ट में कहा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसकी बात की गई? तो रेफ्रिजरेटर, है ना, एयर कंडीशनर, यहाँ आई होगा, एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एरोसोल्स, जिनसे क्या होता है? हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ में कम लाना है। इन सब चीज़ों में CFC इनसे रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज़्यादा ओजोन को हार्म करता है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा हुआ था इसी को हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आई होप आप लोगों को चारों क्लियर हुआ होगा, चारों पॉलिसी। पढ़िएगा इसको, 1-2 बार पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के स्क्रीन पर। प्रोड्यूसर्स इन द ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड। ट्रॉफिक लेवल के प्रोड्यूसर्स में हम किनको इंक्लूड करेंगे? प्रोड्यूसर और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है मैं आप लोगों को अभी बताई हूँ, तो आप इससे आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये हमारा पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर्स
कौन से हो सकते हैं, मतलब ट्रॉफिक लेवल में अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो उसमें हम किन चीजों को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने भोजन खुद से बनाते हैं, इसलिए इसे ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, स्वपोषी, है ना। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो क्या है, ऑटोट्रॉफ है। क्या फ्रॉग अपना भोजन खुद से बनाता है, नहीं बनाता है। तो सबसे पहले हम इसको हटाना देंगे, तो डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, बात खत्म, तीनों आंसर गया, हमारा आंसर सी निकल के आ गया। हमको कुछ नहीं आता है तब भी हमारा आंसर बन गया, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, हमको सबको पता है कि मेंढक तो अपना भोजन खुद बनाता नहीं है, तो हमारा आंसर निकल गया। फिर भी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे तीन है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये कैसे अपने भोजन जो है बना रहे हैं। ये देखिए, प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम के, क्योंकि ये क्या करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट टू कन्वर्ट सनलाइट का यूज करते हैं, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक to convert water and carbon dioxide into organic matter through the process of photosynthesis, है ना। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से यूज करके ये फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर अपना फॉर्म करते हैं। फिर है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होते हैं, इनके पास भी वो क्षमता होती है कि ये भी ग्रीन प्लांट्स की तरह जो है फोटोसिंथेटिक कर सकें, इसीलिए ये भी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में इनकी भी गिनती की जाती है। फिर है हमारा केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस रेदर देन सनलाइट, जैसे वो दोनों था हमारा कि सनलाइट से एनर्जी ले रहा था, तो लेकिन ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेता है, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को ये प्राप्त करता है। दे कैन बी फाउंड इन एनवायरनमेंट विथ नो एक्सेस टू सनलाइट, ये ऐसे पर्यावरण में मिलते हैं जहां सनलाइट नहीं पहुंच सकता है, सच एज डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जैसे कि गहरे समुद्री तल जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समुद्र में 200 मीटर तक का जो जोन होता है वहीं पर जो है सनलाइट पड़ता है, जिसको हम लोग फोटिक जोन के नाम से जानते हैं, और उसके नीचे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं वो हमारा सनलाइट नहीं जाता है, उसको हम लोग एफोटिक जोन कहते हैं। तो एकदम जो डीप सी में रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचता है, तो वो क्या करते हैं, केमिकल से ही अपने भोजन को बनाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को कहा जाता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फ्रॉग क्या है, एक कंज्यूमर है ना, और ये जो है ट्रॉफिक लेवल में अगर इसकी बात करें तो ये हायर ट्रॉफिक लेवल में आता है, सेकेंडरी में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये ट्रॉफिक लेवल है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है बायोमास रिलीज होता है और डिक्रीज होता है। ये देखिए, वही एनर्जी 100% लिया, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारे सारे प्राइमरी कंज्यूमर जो इस पर डायरेक्ट रूप से डिपेंड है, इन पर जो डिपेंड है वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इन पर डिपेंड है वो हमारे टर्स। देखिए, अब देखिए बायोमास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या ये नंबर में, हाँ ये सबसे ज्यादा है नंबर में, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये उससे कम। और एनर्जी देखिए, ये 100%, इस तरह से एनर्जी क्या है, हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। ये हमारा पूरा क्या है, बायोमास, एनर्जी और ट्रॉफिक लेवल, इन सब चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रहा है। इस डायग्राम को आप जरूर बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिला। इसमें पूछा गया है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है आर क्या है, ऑर्गेनिज्म विथ आर सेलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न्स टेंड टू ऑक्यूपाई विथ विच ट्रॉफिक लेवल इन देयर इकोसिस्टम। कह रहा है कि आर सेलेक्टेड वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल में किस लेवल पर होते हैं, लो में, हाई में, मिडिल में या वेरी हाई में। तो जो हमारे आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की। तो जिनके पास प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी वो कहाँ होंगे, लो ट्रॉफिक लेवल में। हम तो अभी देखे ट्रॉफिक लेवल कैसे बढ़ता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है आर सेलेक्टेड वाले, आर सेलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न वाले, इनके पास किसका क्षमता होता है, प्रोड्यूस करने का, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा लो ट्रॉफिक लेवल में। देख लेते हैं और चीजें इनके बारे में। ऑर्गेनिज्म विथ आर सेलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न टेंड टू ऑक्यूपाई द लो ट्रॉफिक लेवल इन देयर ecosystem. Are selected organisms are characterized by their ability to reproduce rapidly and produce a large number of offspring. इनके पास प्रजनन करने की क्षमता तो होती है, साथ ही काफी ज्यादा होती है, ये रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं। They typically have a short lifespan. इनका जो जीवन काल होता है ये काफी छोटा होता है, इसलिए जो इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है काफी अर्ली एज में ही इन्हें ये सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, बूम एंड बस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि ये रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनका साइज क्या होता है, एक बार में बूम बस्ट हो जाता है। विथ पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन साइज फ्लक्चुएट करता रहता है वाइडली इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। कैसा हमारा वहाँ का पर्यावरण कंडीशन है, दशा है, वो इसके लिए फेवरेबल है या नहीं है, उसके अनुकूल जो है इसका जो नंबर है वो फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है और ये काफ़ी रैपिडली जो है अपने प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो आर सेलेक्टेड ग्रुप है उसको हमने देखा कि वो लो ट्रॉफिक लेवल में जो है पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थे जो हमारे जून 2023 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछे गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन और उसके आंसर समझ में आए होंगे। फिर भी यदि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए थिंक, ट्रस्ट, परफॉर्म एंड अचीव। सोचिए, विश्वास कीजिए, उसके लिए काम कीजिए और उसे ज़रूर प्राप्त कीजिए। थैंक यू।